क्लास 9th एक्सप्लोरेशन चैप्टर 5 का ये एंड टॉपिक है। और ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, ये जो है ना, ये हाउ कैन यू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर से आप दो कंपोनेंट को अलग अलग कैसे करोगे, तो उसके लिए ये सारी चीजें हैं। और ये सारी चीजें मैं डैम श्योर के साथ कह रहा हूं आपके स्कूल वाले पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ध्यान से एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन विद डेफिनेशन और क्वेश्चंस और जितने तरीके के सवाल पूछ सकता है आपका स्कूल वाला, वो सब के सब बताने वाला हूं मैं यहां पे। बस वीडियो में बने रहो, मजा नहीं आया ना तो डिसलाइक करके चले जाना। अब यहां देखो, सबसे पहले सेपरेट करेंगे हम लोग, ये टॉपिक हम पूरा पढ़ने वाले हैं। अब पहला जब देखोगे ना पेज नंबर 83 में, तो आपको क्या मिलने वाला है, एक एक्टिव 5.4.1 सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। व्हाट डू यू मीन बाय इमिसिबल लिक्विड? मतलब दो लिक्विड आपस में नहीं मिलेंगे, दोनों आपस में अलग अलग दिखेंगे। जैसे कि आपका ऑयल प्लस का क्या हो गया वाटर। कभी आपने देखा है ये दोनों आपस में मिले हुए? नहीं मिलते। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से दो मेरे पास क्या है, इमिसिबल लिक्विड है, उनमें से मुझे दोनों को सेपरेट करना है। तो क्या तरीका होता है? अब यहां सबसे पहले डेफिनेशन अगर पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय इमिसिबल लिक्विड्स, तो यहां देखो, लिक्विड दैट नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर। दो अलग अलग लेयर बना देगा, जिसमें ऑयल और वाटर हो गया, सैंड और वाटर हो गया, आयरन फिलिंग और सल्फर हो गया। ये तीन एग्जांपल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आपके बुक के एग्जांपल है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अब आगे की कहानी, इनको सेपरेट करने के लिए मुझे सेपरेटिंग फनल लेना पड़ेगा। और सेपरेटिंग फनल से हम लोग क्या दिखेंगे यार, देखो दो कंपोनेंट है तो ऑब्वियसली दोनों का डेंसिटी जो होगा ना वो डिफरेंट होगा। डेंसिटी क्या होगा इसका? डिफरेंट होगा। और आपको मालूम है जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम रहती है वो ऊपर तैरने लग जाता है। इतना बात तो मालूम होगा तुम लोगों को। अब इसी तरीके से अब देखो सेपरेटिंग फनल है और मुझे ये एक्टिविटी दे रखा है 5.6। जब एक्टिविटी देखोगे आप, पेज नंबर 83 की बात चल रही है यहां पे पूरी की पूरी, तो वहां पे देखोगे ऑयल एंड वाटर की बात करो तो यार एक बात बताऊं, ऑयल और वाटर के बीच में ये चीज फर्क करता है इन दोनों को अलग अलग करने के लिए, वो होता है डेंसिटी। क्या होता है वो? डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी देखूं, वाटर का ज्यादा होगा और एज कंपेयर टू ऑयल का। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो वाटर की डेंसिटी है ना, तो पता है क्या होगा मालूम है, यहां नीचे जम जाएगा आपका वाटर और ऊपर एक लेयर जम जाएगी जिसमें आपका क्या रहेगा, ऑयल। अब सवाल यह है कि इन दोनों को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए ये सेपरेटिंग फनल है, ये पूरा सेटअप है। यहां देखो ये ऑयल का लेयर है, यहां पे लिक्विड का लेयर है, मतलब वाटर का लेयर है, यहां पर ये स्टॉप कॉक है। ठीक है, अब इसको तुम ढक्कन को खोल दोगे तो सबसे पहले क्या होगा, पानी नीचे आएगा। ये पानी जब नीचे आ जाएगा तो ऊपर का ये लेयर में क्या बच जाएगा, हमारे पास ऑयल हो गया ना सेपरेट। तो इस तरीके से सेपरेशन टेक्निक्स होते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, अब ये यूज कहां होता है सर? ये यूज होता है परफ्यूम इंडस्ट्रीज में। अब परफ्यूम जो है भाई, तुम ऐसे छिड़कते हो ना तो एक ही जैसे स्मेल थोड़ी आती है, हर अलग अलग परफ्यूम में अलग अलग स्मेल आती है। इसका मतलब अलग अलग कंपोनेंट होता है, और जब दो चार चीजें मिला के ना एक स्पेशल फ्रेग्रेंस निकलती है, तो उनमें से मुझे अलग अलग कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये फनल वाला एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे। अच्छा, ऑयल स्पिल एंड क्लीन अप प्रोसेसर में ये सब चीजें काम आता है, कुकिंग ऑयल रिफाइनरीज में भी इसका काम आता है। देखो अगर अलग अलग ऑयल का अलग अलग डेंसिटी होगा, नारियल के तेल का अलग, सोयाबीन के तेल का अलग, पाम ऑयल का अलग, ठीक, सरसों के तेल का अलग, सबका अलग अलग डेंसिटी होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये टॉपिक तो हो गया खत्म। अच्छा, अब बोले कि यार सर आपने बोला था यहां पर डेंसिटी डिफरेंट रहेगी। याद रखना हैशटैग में ये कब कर सकते हो, जब आपका डेंसिटी डिफर करेगी। जब डेंसिटी डिफर करेगी देन सेपरेट कर पाओगे आप लोग, देन सेपरेट। लेकिन अगर डेंसिटी सेम रहेगी तो, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है कोने में जाके देखोगे तब। तो जब किसी, मान लो कि यहां पे दो कंपोनेंट मिलाया मैंने, यहां पर ये 1 है और यहां पर आपका ये 2 है। अगर D1 बराबर तुम्हारा D2 हो गया, D1 बराबर डेंसिटी ऑफ 1 लिक्विड बराबर डेंसिटी ऑफ 2 लिक्विड हो गया, तो इस केस में अच्छा, इस केस में अगर इन दोनों को अलग करना है तो उसके लिए और भी तरीका है ना। पिछली वाली वीडियो में जाके आप देखना, डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन बता रखा है मैंने। मान लो कि यहां पे दो लिक्विड है भैया, दोनों लिक्विड है, ये दोनों लिक्विड है, क्या इनका बॉइलिंग पॉइंट में तो डिफरेंस आएगा? और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर 25 डिग्री से ज्यादा है तो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं,
और 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो हम उसके लिए डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। और डिस्टिलेशन किसके लिए यूज होता है? जब दो लिक्विड को मिलाते हैं और उनमें से दोनों को अलग अलग सेपरेट करना है। डिस्टिलेशन का पूरा प्रोसीजर पिछली वाली वीडियो में है, आप जाके देख लो। तो ये तरीका होता है भैया, अगर मान लो दो इम्प्रेसिबल लिक्विड की सेम डेंसिटी होती है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, और करने के लिए मेरे पास ये तरीका है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो जस्ट अभी नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस कर दो भाई, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एक इवापोरेट हो जाएगा और एक वहीं रह जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। केमिकल मेथड कर सकते हैं, हमको ये है नहीं। डिस्टिलेशन पहले पढ़ रखा है, इससे पहले होमोजेनियस सेपरेशन में है था। अब देखो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? पहले तो डेफिनेशन की बात करेंगे। अब सब्लिमेशन एक ऐसा तरीका होता है किसी चीज को अलग करने का। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, आप जानते हो ना हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? दोनों अलग अलग दिख जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट, ये एकदम डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस बोल दो या फिर वेपर बोल दो। ठीक है, ये होता है सब्लिमेशन। अब यहां पे देखो इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, मतलब द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव भी आ गया तो याद रखना। विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड कंडीशन, लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग एंड बैक टू द सॉलिड ऑन कूलिंग। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा है भैया कि जो सॉलिड होता है ना, अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पहले लिक्विड में चेंज होगा, देन गैस में चेंज होगा। लेकिन यहां पर डायरेक्ट सॉलिड से कहां पहुंच रहा हूं मैं? गैस में। इसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। समझ में आ गया? सब्लिमेशन। ठीक है, अब जब ये गैस है ना, वापस इसको आप ठंडा करोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा? सॉलिड मिल जाएगा। अब यहां पे ये एरो इधर गया, अब अगर ये एरो मेरा ऐसा आता है तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इसको कंडेंस कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। समझ में आ गया? सब्लिमेशन एंड कंडेंसेशन। अब इसका डेफिनेशन आपको बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना है, और इसके लिए क्या यूज करते हैं? ये सेपरेटिंग कैम्फर फ्रॉम सैंड। अच्छा, ये कैम्फर जो होता है ना, कैम्फर क्या होता है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। कैम्फर मतलब होता है कपूर, अनिल कपूर, रणबीर कपूर, अरे वो वाला कपूर नहीं। ये कपूर क्या होता है, बहुत जगह विभूति लगाने में काम आता है और एक तरह से डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज किया जाता है, बहुत सारे यूजेस है उनके। अब ये ना कैम्फर कहां पाया जाता है? एक तो आपके प्लांट से पाया जाता है, और दूसरा आर्टिफिशियल हम बनाते हैं, आर्टिफिशियल फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, प्लांट में नेचुरली रहता है तो उसकी पत्तियों को कट करा के उसको उबालते हैं, और उसके वेपर को जब कलेक्ट करते हैं तो फिर उसको ठंडा करते हैं, तो फिर क्या होता है? वो क्रिस्टल बनता है, वही तुम्हारा कैम्फर रहता है। ये प्लांट स्पेसिफिक टाइप का होता है। लेकिन कृत्रिम अगर आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें तो ये बनता है तारपीन ऑयल से। किससे? तारपीन ऑयल से। तो कुल मिला के ये बात समझ में आ रहा है कि इनमें से क्या करना है मुझे? कैम्फर से, मिट्टी से, अगर मान लो कैम्फर में मिट्टी है, उसको अगर मुझे बाहर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? कैम्फर यहां ले लिया, उबाला, इस मतलब गरम किया, तो जो कैम्फर होगा वो तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऊपर चले जाएगा। अब ऊपर तो यहां पे हमने बंद कर रखा है, इसको तो हमने क्लोज कर रखा है, तो कहीं बाहर नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा मालूम है? कैम्फर इसके आइड साइड में सेटल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सेटल्ड हो जाएगा। सारा कैम्फर उड़ जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा आपका? सैंड बच जाएगा। ठीक है, अब गर्म करने के बाद जब सारा कैम्फर साइड साइड में जम गया तो हम उसको ठंडा करेंगे तो ये कैम्फर साइड में क्या हो जाएगा? क्रिस्टल जम जाएगा। फिर उस क्रिस्टल को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। हो गया ना तरीका? ये फनल वाला एक्सपेरिमेंट, ये पूरा एक्टिविटी वही है। अच्छा, बोले यार सब्सटेंस दैट सब्लिम, आप किसको किसको सब्लाइम कर सकते हो? ऐसे कौन कौन सी चीज होता है? बच्चे कैम्फर याद कर लेते हैं लेकिन सवाल कुछ और पूछ लेता है तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। तो सबसे पहले कैम्फर, आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक, वो भी डायरेक्ट। ये जितने भी हैं दीज ऑल आर डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैस, डायरेक्ट कन्वर्ट होंगे ये। ठीक है, एक एक टॉपिक बस देखते जाओ, हर एक चीज बताऊंगा मैं आपको डेफिनेशन के साथ। इनमें से अमोनियम क्लोराइड, ये यूरिया वगैरह बनाने में काम आता है। नेफ्थलीन बॉल्स देखा ना, कपड़े में रखते हैं जिससे चूहे नहीं आता है, ये वही चीज है। ड्राई आइस, कभी कभी देखा ना स्टेज में धुआं हो जाता है। आजकल तो हर शादियों में ड्राई आइस लगता है, जब दूल्हा दुल्हन एंट्री करते हैं तो एकदम धुआं हो जाता है। क्या रहता है वो? ड्राई आइस। डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है वो?
गैस में। तो ये टॉपिक हो गया। अब देखो सेपरेटिंग कैल्शियम, वो तो बता दिया एक्टिविटी की सारी प्रोसीजर, ठीक है। अब यहां देखो अलॉय मिक्सचर, पेज नंबर आपका कहां पे है, 84 पे। अलॉय क्या होता है, देखो भैया, अगर एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, प्योर गोल्ड बहुत ज़्यादा मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है। बोले क्या होता है सर, बहुत ज़्यादा नरम होता है, बहुत ज़्यादा नरम होता है। अब अगर उससे तुमने लाखों का ऑर्नामेंट बना लिए, कोई भी कान के झुमके, ना नथुनी, ना बाली, ना कुछ भी बना लिया आपने, और उसको खोल, और भाई इसमें आर्टिफिशियल आर्किटेक्चर कितना खतरनाक होता है इसका। अब उसमें से तुमने क्या करा, या तो पहना या उतारा। अब दोनों ही केस में क्या होगा, वो टेढ़ा हो गया तो गया ना, हजारों का खर्चा, लाखों का नुकसान हो गया ना, हो गया। तो फिर क्या करते हैं, इस तरीके से लचीले मेटल्स में एक और ऐसा मेटल ऐड किया जाता है जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। बोले क्या सर, मतलब उसकी हार्डनेस को इंप्रूव कर देता है। अब जब वो हार्ड हो जाएगा तो उसमें कलाकारी भी अच्छी हो जाएगी और स्ट्रांग भी रहेगा। तो 24 कैरेट सोना कभी नहीं होता है, वो 22 कैरेट होता है या 23 कैरेट होता है, क्योंकि 24 कैरेट सोना हमेशा प्योर होता है और वो प्योर एकदम नरम होता है, छुओगे तो टेढ़ा हो जाएगा। तो अलॉय क्या होता है, अलॉय द मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड मेटल्स, और मेटल और नॉन मेटल दोनों हो सकता है, ये इसका डेफिनेशन। अ होमोजेनियस मतलब कंप्लीटली मिसिबल भैया, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स या मेटल नॉन मेटल दैट हैज बेटर प्रॉपर्टी। अभी बताया था ना बेटर प्रॉपर्टी, तो ये एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज और ये ब्रॉस। ये एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं, बोले है ना, जो अगर ब्रॉस है ये अलॉय है, बाकायदा अलॉय है, इसमें कौन कौन से मेटल मिले हुए हैं, ये पूछेंगे आपसे। तो देखो यहां पे कॉमन अलॉय और उसका मिक्सिंग देखो। स्टील, स्टील का बर्तन, स्टील बहुत हार्डेस्ट होता है भैया, आजकल सारे बर्तन स्टील के बन रहे हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। तो यहां देखो आयरन प्लस में कार्बन, जब लोहा, एक्चुअल में प्योर लोहा भी नरम होता है। कभी सेंटिंग वायर देखा है, सेंटिंग वायर कितना नरम हो जाता है, नरम ही होता है। तो प्योर लोहा भी एक तरह से सॉफ्ट ही होता है। उसको हार्डनेस बनाने के पीछे अगर तुम उसमें कार्बन मिला दो तो स्टील बन जाता है। तो स्ट्रॉन्गर देन प्योर आयरन, सही बात, कितनी बात समझ में आ रहा है। तो अगर स्टील की बात करें तो क्या क्या मिला रहता है, आयरन Fe प्लस में कार्बन C, ठीक है। अब ब्रास, ब्रास मतलब यार ये ब्रास क्या होता है तुमको मालूम है, ब्रास, तांबा, तांबा, ओ सॉरी कॉपर हो, तो यहां देखो उसको कैसे कैसे, ये तांबा और जिंक, इन दोनों को अगर कर लेंगे तो कांसे की बर्तन है ना, तो वही है, ठीक है। ये कॉपर और जिंक रहेगा। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन यूज स्टैचू के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा ये ब्रास जो है ना कोरोजन रेजिस्ट, आपको मालूम है लोहे में और बाकी चीजों में जंग लग जाता है, तो जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। और गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है मालूम है, जिंक की ऊपर ऊपर कोटिंग कर देते हैं, जिंक की क्या करते हैं, ऊपर ऊपर कोटिंग कर देते हैं, उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब यहाँ पर सेम टू सेम चीज़ होता है ब्रास, जब कॉपर और जिंक की कोटिंग कर देंगे ना, अगर हम किसी भी मेटल जो भाई काम का मेटल है, तो उस पर कभी जंग नहीं लगेगा। और जंग नहीं लगेगा मतलब वो बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार नहीं पड़ेगा तो वो ख़त्म नहीं होगा ना, ऐसा समझ लो बच्चा। अब ब्रॉन्ज, स्टेचू बनाने के लिए, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है ना, यहां पर भी इन सब का यूज हुआ। स्टेनलेस स्टील, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, ये स्टेनलेस स्टील उससे भी मजबूत होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका एज अ पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, ठीक है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। अच्छा ये चीज क्या है, पॉज एंड पॉन्डर, ये भी बात कर रहे थे। व्हाई डू इमिसिबल लिक्विड फॉर्म टू सेपरेट लेयर, अरे यार इतना सारा सवाल, बिकॉज ऑफ डेंसिटी, बिकॉज ऑफ डेंसिटी। बोले हायर डेंसिटी लिक्विड आर सेटल डाउन एंड लोअर डेंसिटी लिक्विड आर इन अबव। बात नहीं समझ में आया क्या भाई, डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो ये सेटल हो जाएगा, सेटल डाउन, ठीक है। और अगर आपका डेंसिटी कम रहेगा तो ऊपर रहेगा, अपर रहेगा। तो बन गया ना दो लेयर। अब इस तरीके से मैं बोलूंगा, यहां पर एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। यहां पर डेंसिटी वाले जो होंगे
वो डेंसिटी मोर वाला होगा और यहाँ पर जो होगा वो डेंसिटी लेस वाला होगा। आ गया समझ में? ठीक है। अच्छा दूसरा, इस सब्लिमेशन एंड इवापोरेशन बोथ आर डिफरेंट। ये कायदे से ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है डिफरेंस बिटवीन सब्लिमेशन एंड इवापोरेशन। ये डिफरेंस है, इवापोरेशन। इन दोनों में डिफरेंस अगर मैं बता दूं ना तो 2 मिनट का काम है बस। सब्लिमेशन क्या होगा? डायरेक्ट सॉलिड टू क्या बन रहा है? गैस। सब्लिमेशन यही होता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इसकी इवापोरेशन क्या होता है, ये पहले सॉलिड से क्या बनेगा? सॉलिड में तो होता ही नहीं इवापोरेशन। लिक्विड से क्या बनेगा? ये गैस। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में ले लो इसमें कैम्फर, इसमें एग्जाम्पल में क्या ले लोगे? वाटर। वाटर इवापोरेट होता है कि नहीं होता है? तालाब सूख जाते हैं, नदियां सूख जाती है, पानी कहाँ जाता है? इवापोरेट होके बादल बन जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल होगा। इस तरीके से डिफरेंस आपको लिखना है। अब सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है? बचपन में जब मम्मी दवाई पिलाती थी हमको, जब हम बीमार पड़ जाते थे, सायरप, या अभी भी तुम सायरप कभी पीते हो या फिर कुछ करते हो, तो उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज करने से पहले उसको अच्छे से हिला लो। इसके पीछे रीज़न क्या होता है मालूम है? दवाई में जो सॉल्वेंट होता है उसमें से ना दवाई सोल्यूट दवाई जो होता है सोल्यूट के तौर पे हम क्या करते हैं? उसको डिसॉल्व करके रखते हैं। ठीक है। अब वो जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं ना, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ना, तो बड़े बड़े होने की वजह से नीचे जम जाता है। अब नीचे अगर दवाई है, ऊपर अगर मान लो कोई सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट पी के आपका क्या होगा? दवाई पियोगे जब भी अच्छा होगा ना, तो पहले उसको हिला लेंगे तो दवाई के पार्टिकल पूरे में मिल जाएगा, एंड देन अपन घटक से पी जाएंगे और अपना बीमार ठीक हो जाएगा। तो वही बोलना चाह रहा है। सस्पेंशन क्या होता है भैया? तो सस्पेंशन एक तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और दूसरा जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल नॉट डिसॉल्व होता है, याद रखना। और तीसरा सस्पेंडेड सॉल्वेंट पार्टिकल लार्ज सेटल्ड ऑन स्टैंडिंग, मतलब नीचे क्या होता है? सेटल डाउन हो जाता है। सिंपल सी बात है। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सॉलिड पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, सॉलिड पार्टिकल उसमें सॉल्वेंट में नहीं मिलता है और नीचे वो हो जाता है, जम जाता है। ये आपके क्या है? बुक का ही एग्जाम्पल है। ये मड वाटर है। अब मड वाटर में जो कीचड़ का पानी है उसमें जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? बहुत बड़े बड़े होंगे। थोड़ी देर बाद अगर देखोगे ना, 1 घंटा 2 घंटा बाद, तो नीचे पूरा गंदा पार्टिकल जितने भी ये गंदा नीचे जम जाता है और ऊपर फ्रेश पानी आता है। फ्रेश पानी स्टोर मतलब रह जाता है। तो ये क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स है सोल्यूट के या फिर जो भी बोलो आप सैंड्स के, वो नीचे जम जाता है और ऊपर क्या हो जाता है? फ्रेश वाटर बच जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर कोई बात करेगा तो पार्टिकल आर विजिबल टू द नेक्ड आई या माइक्रोस्कोप। हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन में पार्टिकल को तो आप आसानी से खुली आंखों से देख सकते हो। अच्छा, ये मिक्सचर अनस्टेबल होता है भैया, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है नीचे नीचे, एंड पार्टिकल कैन बी फिल्टर्ड आउट, हम उसको बाहर कर सकते हैं, और शो टिंडल इफेक्ट। अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया, ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है जो आगे आने वाला है। अब मडी वाटर, चॉक वाटर, फ्लावर, आटा, पानी में आटा घोल दो, पहले तो सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा दिखेगा, उसके बाद छोड़ दो, आटा नीचे जम जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा। हो गया? अच्छा भैया, सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको हम यूज़ करते हैं, यूज़ ब्लड रिपोर्ट। ब्लड रिपोर्ट में हम इसका यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जब कोई एक काम करो, एक पत्थर लो, एक रस्सी लो, ठीक है, पत्थर को रस्सी से बांध दो और इसको गोल 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 उसको घुमाओ और छोड़ दो, तो इधर चले जाता है। इसका मतलब उधर कोई उसको फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, जब भी तो वो उधर गया। और अगर इधर फोर्स लगाते तो इधर आता ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जब इस तरीके से हम घुमाते हैं ना, तो एक तो हमने रोप से, रस्सी से उस पत्थर को पकड़ के रखा है, और दूसरा उसके अपोजिट एक फोर्स लगता है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा रोप है और ये मेरा स्टोन है, ठीक है, इसको राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड घुमाऊंगा, जैसे छोड़ूंगा ना, जहाँ पे छोड़ूंगा वो ऐसे चले जाएगा। मतलब एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर भी एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी फोर्स से बना सेंट्रीफ्यूगेशन। बात समझ में आ रहा है? करना क्या रहता है, गोल गोल घुमाने की बात करी ना, यहाँ पर भी गोल गोल घुमाएंगे। तो देखो,
अ टेक्निक दैट यूज हाई स्पीड रोटेटिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे यार सेंट्रीपिटल नहीं, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है। टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज। अच्छा इसमें क्या होता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, मान लो यहाँ देखो ये डायग्राम देखो, देख लिया, ये ब्लड सैंपल से चेक करते हैं यहाँ पे सारे, वो ब्लड में हमारा ब्लड निकाल के वो शीशी में यहाँ पे भर के रख दिया, फिर उसके बाद इस तरीके से रख दिया, बटन दबा दिया, घर 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 घूमेगा, और घूमेगा तो जो हेवी पार्टिकल्स होंगे ये आपका मान लो इस तरीके से, ये इस तरीके से आपका ये फनल है, ठीक है। जो हैवी डेंसिटी होगी यहाँ पर हाई डेंसिटी वाले रह जाएंगे, हाई डेंसिटी वाले नीचे हो जाएंगे, और इधर हो जाएंगे आपके लो डेंसिटी वाले। तो ये हो गया ना सेपरेट, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा इसमें क्या होगा, जो बात मैंने बताया वही चीज़, डेंसर पार्टिकल मूव आउटवर्ड, पीछे की तरफ हो जाएंगे भाई, है ना, फ्रॉम द पैलेट। पैलेट किसको बोलते हैं, ये छोटे छोटे वो शीशी को। अब लैटर कंपोनेंट स्टे सुपरनेटेंट का मतलब होता है ऊपर ऊपर, क्या होता है भैया, ऊपर ऊपर। अच्छा यूज कहाँ आता है इसका, सेपरेटिंग ब्लड इनटू प्लाज्मा सेल। ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, उसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। दूध से अगर क्रीम निकालना हो तो सेंट्रीफ्यूगेशन का, उसको बोलते हैं सेपरेटा। क्या बोलते हैं बच्चा, सेपरेटा। अब सेपरेटिंग बैक्टीरिया फ्रॉम द कल्चर्स मीडियम, वो टिश्यू कल्चर होता है, अभी अपनों को है नहीं, बायो में है, बात करेंगे। अब व्हाट इज पेपर फ्यूज, यार ये पेपर फ्यूज क्या है मालूम है, ये एंशिएंट मेथड है, ये एंशिएंट मेथड ऑफ ब्लड टेस्टिंग, पुराना मेथड है ब्लड टेस्टिंग का। करना कुछ भी नहीं है, आप इसको घर में भी बना सकते हो। एक कार्डबोर्ड ले लो, एक कार्डबोर्ड को ऐसे यहाँ पर रख दो एक रस्सी के साथ। यार ये तो अपन ने करा है, वो बचपन में नहीं करते, ये कोई ढक्कन रहता है, ढक्कन में 2 छेद करते, फिर 2 रस्सी फंसाते और ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर वो गोल गोल घूमता है, ऐसे ऐसे घर 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 घर, ठीक है। तो यार इस तरीके की सेपरेट, यहाँ देखो ना, ये 2 छेद हैं, यहाँ पर बटन जैसे 2 छेद हैं, यहाँ पर ये इनको कुछ भी स्ट्रिंग हैंडल ले लिया है, और ये जो कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड में जो दवाई है, वो सॉरी जो ब्लड सैंपल है, उसको एक शीशी में भर के यहाँ पर चिपका देते हैं उस कार्डबोर्ड में, और फिर इसको ऐसे ऐसे करके घुरता घर 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 भयंकर तरीके से घुमाते हैं। कितना होना चाहिए, 25, ये इतने सारे आरपीएम, बात समझ में आ रहा, 1,25,000 आरपीएम के हिसाब से, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, 1,25,000 रिवोल्यूशन पर मिनट जब होता है ना, तो इस केस में ब्लड के जो डेंसिटी वाले डेंस वाले पार्ट होंगे वो इधर हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, जो हैवी पार्टिकल है वो अलग हो जाएगा, जो लाइट पार्टिकल है वो भी अलग हो जाएगा। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं पेपर फ्यूज। ये कार्डबोर्ड का पूरा डिस्क है, ठीक है। अच्छा ये गांव के एरिया में चलता है, जहाँ पे रिमोट लोकेशन, जहाँ पे बहुत दूर दूर हॉस्पिटल से ब्लड रिपोर्ट इजीली अवेलेबल नहीं होता था, उस टाइम पे ये चीज़ चलता था। जैसे ये मलेरिया, एनीमिया, इन सारे मरीजों के लिए ये चीज़ किया जाता था, ठीक है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डिस्कवरी करी थी, इतना अपनों को है नहीं, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा कोगुलेशन, कोगुलेशन तो बेस्ट एग्जांपल है आपका किसका, ब्लड कोगुलेट हो जाता है। अगर मान लो आपको कहीं चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद ब्लड जम जाता है, क्या उसी को तो बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। तो कोगुलेशन में क्या होता है, ध्यान रखना इस बात का, कोगुलेशन द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ केमिकल। लेकिन हाँ ब्लड में हम लोग केमिकल तो मिलाते नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। फिटकरी नाम सुना आप लोगों ने, मटके पानी में डाल देते हैं फिटकरी, जिससे पानी साफ हो जाता है। साफ होने के पीछे का रीजन क्या है मालूम है, अभी बताता हूं आपको। टू अ सस्पेंशन, अभी बोला था ना सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, नीचे जम जाते हैं। अगर मान लो ये इस तरीके से आपका गंदा पानी है, यहाँ ऊपर तुम क्या करोगे, फिटकरी ऐड कर दोगे, तो ये फिटकरी क्या करेगा, इस गंदे पार्टिकल्स को अपने साथ क्लम्प कर लेगा, टुगेदर एक साथ रख लेगा।
और क्या होगा, धीरे 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 नीचे यहाँ पे जम जाएगा, वो तुम्हारा जो क्लम्प है ना वो यहाँ जम जाएगा और ऊपर आपको मिलेगा फ्रेश वाटर। अब आप क्या कर सकते हो, इस फ्रेश वाटर को बाहर निकाल लो और फिर उसको यूज़ करो। तो एक देसी जुगाड़ है ये फिटकरी डालकर पानी को साफ करना। यह फिटकरी का फॉर्मूला होता है जो अपनों को बिल्कुल याद नहीं रखना भैया, ठीक है। अब काय में काम आता है ये फिटकरी या कोगुलेशन? देखो कोगुलेशन का पनीर बनाने में, बोले पनीर कैसे बनाएंगे, नींबू निचोड़ कर छोड़ दो ना उसमें, दूध में। अगर दूध में आपने नींबू निचोड़ कर छोड़ दिया तो दही, दही से क्या बन जाएगा, वो सीधे सीधे पनीर बन जाएगा। क्यों? जो यार ब्लड के जो मिल्क के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो कोलाइडल पार्टिकल होता है, वो आपस में क्लम्प कर जाएगा। क्लम्प करने से क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो इसलिए तो पनीर के पीसेस बनते हैं। ट्रेडिशनल वाटर प्यूरिफाई बोला ना अभी, देसी जुगाड़ है पानी साफ करने का। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन वेस्ट वाटर, गंदे पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। अब कोलाइडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट। 3 तरह के सोल्यूशन है, ये मेरे पास एक ट्रू सोल्यूशन है, ये सस्पेंशन है, ये कोलाइडल है। कायदे से इसको हम बोल देंगे शुगर सोल्यूशन। अगर मैं बोल देता हूं, इसको अपन ने बोल दिया मड वाटर, और अगर इसको मैंने बोल दिया मिल्क, इन तीनों में सारे डिफरेंस है, बुक में दे के रखा है, ये कोलाइडल है। एक्चुअल में क्या होता है, शुगर सोल्यूशन जो है यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल का जो साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, जिसकी वजह से हम उसके पार्टिकल को देख ही नहीं पाते। लेकिन सस्पेंशन का जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से भी ऊपर होता है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जिस वजह से हम इसके पार्टिकल को नेक्ड आई से देख सकते हैं और ये नीचे सेटल डाउन भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन मिल्क के पार्टिकल ना सेपरेट अलग, वो सस्पेंशन नहीं है, उसके पार्टिकल नीचे जमता ही नहीं है, तैरता रहता है पूरे टाइम पे। तो इसके जो पार्टिकल का साइज इन दोनों के साइज के बीच में लाई करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडल। तो कोलाइडल जो होता है ना कि इस तरीके अ मिक्सचर विच पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड बट नॉट सेटल्ड, वो चारों तरफ फैला रहेगा लेकिन वो कभी नीचे नहीं जमेगा जैसे कि सस्पेंशन जमता है। ऑन स्टैंडिंग पार्टिकल साइज बिटवीन दैट ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, अभी बात करी मैंने। अब यहां देखो इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। ये किसके किसके बीच का है, इसके और इसके बीच का है। इसका ग्रेटर देन 1000, अरे यार क्या है 1000 नैनोमीटर, इसका लेस देन 1 नैनोमीटर, और इसको क्या बोलेंगे, बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर। आ गया समझ में कहानी, ठीक है। तो इस तरीके के पार्टिकल के साइज वाले जितने भी सॉल्यूशन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे कोलाइडल। तो ये बात हो गया, समझ में आ गई भाई। कहाँ पे होता है ये चीज़, मिल्क में होता है, फॉग कोहरा कोहरा, बटर, क्रीम, ब्लड, पेंट्स, ग्लू, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर कोई बोलेगा कि एग्जांपल बताओ कोलाइडल सॉल्यूशन के, तो आप इतने सारों में से कुछ भी बोल सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। अब ये कंपेयरिंग है सॉल्यूशन का, अगर कोई डिफरेंस पूछे तो देखो भैया, सॉल्यूशन में पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, पार्टिकल 1 से लेके 1000 नैनोमीटर, पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। सस्पेंशन, ये देखो सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन, ये डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस को बाकायदा लिख सकते हो, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ये तो पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसल्यूसेंट ये ओपेक, दिखेगा नहीं रे भैया, इसमें आर पार नहीं दिखता है, इसमें थोड़ा बहुत दिख जाए, इसमें तो पूरा ही दिख जाता है। स्टेबल, डज नॉट सेटल्ड, बिल्कुल सही बात, इसके पार्टिकल कभी नीचे नहीं जमेंगे। स्टेबल, डज नॉट सेटल्ड, अनस्टेबल, सेटल्ड, नीचे जम जाएगा। नो टिंडल इफेक्ट शो, ये शो टिंडल इफेक्ट, ये शो भी टिंडल इफेक्ट। सर टिंडल इफेक्ट क्या है, अरे टिंडल इफेक्ट कुछ भी नहीं है, ये लो देख लो। टिंडल इफेक्ट कभी आपने देखा है गर्मी के टाइम पे या किसी भी टाइम पे घर में कहीं पे भी एक छोटा सा छेद होता है, वहां से लाइट की ऐसे बीम आती है एकदम चमकती हुई, आती कि नहीं आती, वही तो तुम्हारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया, टिंडल इफेक्ट। अच्छा, अगर तुम उस बीम ऑफ लाइट को अगर आप चेक करोगे ना, तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल ऐसे तैरते हुए दिखेंगे आपको, बाकायदा तैरते हुए दिखेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। डेफिनेशन कोई बोले तो अब तो बाकायदा ऐसा लिखना, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलाइड।
ठीक है, मेकिंग पाथ ऑफ द लाइट विजिबल। भाई हमारे पास भी जो है ना, एक बात बताओ, डस्ट पार्टिकल एयर में मौजूद है कि नहीं? वो डस्ट पार्टिकल पूरे चारों तरफ घूम ही रहा है, और अगर इन एयर पार्टिकल का साइज सस्पेंशन जैसा हो जाता, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो जाती, तो नीचे सेटल डाउन हो जाते, तो कुछ सेटल डाउन हो जाते, बाकी तो हवा में तैरते रहते हैं ना। अब अगर यहाँ पर लाइट पास करोगे तो क्या होगा? वो जो पार्टिकल का साइज है जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का है, वो तो कोलाइडल हो गया ना, इसलिए तो आपको वो दिखता है टिंडल इफेक्ट में। ये देखो यहाँ पर लाइट आ रही है, ये सब टिंडल इफेक्ट है। अच्छा, ये कहाँ पे? नेम आफ्टर, ये जॉन टिंडल ने डिस्कवर करा था भैया ये चीजें। रियल लाइफ एग्जांपल, सनलाइट रे विजिबल थ्रू द फॉरेस्ट ट्री। पेड़ों से कैसे बीम ऑफ लाइट में आती है। स्पॉटलाइट बीम, ये स्मोकी स्टेडियम में हम कर सकते हैं, हेडलाइट वगैरह में इन सब का यूज होता है, लेजर बीम में यूज होता है। ये सारी चीज क्या है हमारे पास? टिंडल इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अब देखो भैया इसका डेफिनेशन वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन।